पढ़ने लगे हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करना है तो आपने अपनी प्लेंट को कैसे टाइप करना है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था टाइटल ऑफ द कोर्ट लिखेंगे। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज का अमूमन नाम हम लिखते हैं और साथ जहाँ का ये केस है, लाहौर लिख सकते हैं, फैसलाबाद लिख सकते हैं, रावलपिंडी लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद पार्टीज की डिस्क्रिप्शन आती है। सबसे पहले आपने प्लेंटिव की डिस्क्रिप्शन देनी है, वो कौन है। यहाँ पर आप फर्जी नाम भी लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, सन ऑफ, या अगर डॉटर ऑफ है तो इधर डॉटर ऑफ कर दें, रेजिडेंस कौन सी है वो इधर आप जिक्र कर दें। उसके बाद आपने डिफेंडेंट की डिस्क्रिप्शन देनी है, डिफेंडेंट ये सारा कुछ इसका, ठीक है। उसके बाद केस टाइटल आप देंगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड परमानेंट इंजेक्शन। मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन बताई थी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। दोबारा से रिपीट करती हूँ, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। ये भी वर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। इधर भी मैं लिख देती हूँ, इट इज़ रिस्पेक्टफुली सबमिट्स एज अंडर। या तो ये लफ्ज़ यूज़ कर लें या ये लिख लें रिस्पेक्टफुली शिवित। अच्छा जी, आप जो शुरू के 3-4 पैराग्राफ्स होते हैं ना, वो आपकी कहानी होती है, वजह नात क्या है, स्टोरी थोड़ी सी बताओगे, फिर बताओगे कि मसला कहाँ से आया। तो इसमें आपको पता है कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बता दूं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जब कॉन्ट्रैक्ट को आपने इन्फोर्स करवाना होता है तो ये अदालत से आप डिक्री लेते हो। परमानेंट इंजंक्शन कब दिया जाता है? परमानेंट इंजंक्शन दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, मेरिट्स के मुताबिक डिसीजन देने के बाद ये डिसाइड होता है कि क्या प्लेंटिव अपना हक इस्टेब्लिश कर पाया है, और अगर वो इस्टेब्लिश कर पाया है तो परमानेंटली रिस्ट्रेन कर दिया जाता है डिफेंडेंट को कि आज के बाद आपने प्लेंटिव का हक नहीं मांगना। ये परमानेंट इंजंक्शन होता है। और कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट होता है, इसके हवाले से है सेक्शन 54 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। आप उसमें से भी वो डिटेल्स पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब कहानी बनाइए दैट द प्लेंटिव एंड डिफेंडेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन, तारीख का जिक्र करें, रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी बेरिंग खसरा नंबर। अब खसरा नंबर आप इधर फर्जी लिखेंगे तो आपको याद तो नहीं होगा। मयरिंग कितनी प्रॉपर्टी की मेजरमेंट है, मरला की में है या कनाल में है, दोनों में आप लिख सकते हैं, या दोनों को ऐड करके लिख सकते हो कि इतने कनाल हैं और इतने मरले हैं, ठीक है। सिचुएटेड एट कहाँ पर वाक़ है, विच इज़ अंडर ओनरशिप ऑफ द डिफेंडेंट, वाइट रजिस्टर्ड सेल डीड नंबर, डेटेड रजिस्टर्ड विद सब रजिस्ट्रार, मतलब जो पहले मलकियत थी डिफेंडेंट की, ठीक है, जिसने ये रजिस्टर्ड करवाई हुई थी सब रजिस्ट्रार के सामने। अगर लाहौर का है तो यहाँ पर आपने लाहौर लिख लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद ये प्लाट है कोई, दैट द सेट प्लाट वाज अर्लियर इन द नेम ऑफ द प्लेंटिव विच ही सोल्ड आउट टू डिफेंडेंट फॉर कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़। अब उसने आगे से क्या किया कि ये जो प्लॉट था ना, जो प्लेंटिव को बेचा था, उसने आगे से किसी और डिफेंडेंट को बेच दिया and registered the said sale deed in the office of sub registrar, but in the revenue record the above said plot is still in the name of plaintiff। लेकिन जो रजिस्ट्री हुई है उसमें अभी तक प्लेंटिव का नाम है। एंड द म्यूटेशन इज एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर, इंतकाल भी हो गया था। इंतकाल बेसिकली चेंज ऑफ ओनरशिप को कहते हैं कि जब आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हो या किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो इंतकाल भी चढ़ाना होता है, मतलब कि अपने नाम ओनरशिप करवानी होती है। अच्छा, एंड द पीसफुल पोजेशन ऑफ द सेट ऑफ द above said plot was handed over to the defendant। बाद में क्या किया गया कि वो जो उसकी पोजेशन है ना वो डिफेंडेंट को दे दी गई। that it was decided between the parties that when the plaintiff wants to get the above said plot, the defendant bound to transfer the plot in the name of the plaintiff। मतलब ये तय पाया था कि जब प्लेंटिव चाहेगा ना कि इसकी पोजेशन ट्रांसफ़र कर दी जाए तो ये डिफेंडेंट की जिम्मेदारी थी कि उसने प्लॉट ट्रांसफ़र कर देना था प्लेंटिव के नाम पे, मतलब पोजेशन ट्रांसफ़र कर देनी थी। डेट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ द above said sale deed, the defendant contacted the plaintiff and asked him that he wants to sell out the said plot to anybody else because there are dispute regarding the road and plot। अब कुछ महीनों के बाद पता चलता है डिफेंडेंट ने कांटेक्ट किया प्लेंटिव से कि वो ना ये ज़मीन बेचना चाहता है क्योंकि डिस्प्यूट चल रहा है। ऑन दिस द प्लेंटिव आस्क्ड द डिफेंडेंट दैट ही इज स्टिल रेडी टू परचेज द सेड प्लॉट एंड हिंस in this regard it has already been decided between the plaintiff and defendant according to the agreement at the time of execution of sale deed। मतलब कि एग्रीमेंट टू सेल हो गया था लेकिन अभी सेल डीड एग्जीक्यूशन होना बाकी थी, तो वो अपनी तरफ से तैयार था कि मैं इसको पूरा अपने नाम पे इसको करवा लूँगा, एग्जीक्यूट करवा दूँगा। डिफेंडेंट को उसने इंटीमेट किया दैट द डिफेंडेंट रुपीज़ इतने उसने रिसीव किए थे
एज एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द रजिस्ट्री फ्रॉम द प्लेंटिव से ये अमाउंट वो रिकवर वो कर चुका था, एंड प्रॉमिस दैट ही शैल ट्रांसफर या फिर एग्जीक्यूट द सेल डीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिव विद इन द शॉर्ट स्पैन एंड द पोजेशन ऑफ द above said प्लॉट हैंडेड ओवर टू द प्लेंटिव, विच फैक्ट इज़ वेरी मच क्लियर फ्रॉम द एग्रीमेंट डेटेड, और ये इस चीज़ की वजाहत एग्रीमेंट में हो चुकी थी, that after the payment of rupees dash by the plaintiff to the defendant, the plaintiff time and again contacted with the defendant to transfer या फिर register the plot in favor of the plaintiff, but the defendant delayed the matter on one or other pretext. हीले बहानों से वो काम लेता रहा लेकिन उसने इसका काम नहीं किया. That due to the delayed tactics of the defendant, the plaintiff sent a legal notice to the defendant on dash for the transfer of the suit plot, but the defendant gave no heed on the said notice. उसकी बात पे कोई असर नहीं हुआ. That the plaintiff requested the defendant and tried to resolve the controversy without litigation, but due to the stubbornness, मतलब जिद्दीपन की वजह से, and unwillingness of the defendant, the plaintiff has left with no option except to file the instant suit. That the defendant wants to usurp the property of the plaintiff and to deprive the plaintiff from his land as well as his money. मतलब कि वो उससे उसका हक छीन जाना चाहता था, हालांकि एग्रीमेंट हो चुका था, बस एग्जीक्यूशन होना बाकी थी. तो वो उसके पैसे भी ले जाना चाहता था और ज़मीन भी ले जाना चाहता था. डेट इज इट इज़ रिट्रेटेड. अब ये बार बार दोहराया गया. उसे ये बात, असर्प का मतलब होता है छीनना. जी ठीक है, थैंक यू. ठीक है, मैं भी आपके क्वेश्चंस लेती हूँ इस हवाले से. अच्छा जी, दैट इट इज़ रिट्रीटेड that plaintiff may times personally and through different persons requested the defendant to fulfill his part of obligations and to transfer the suit plot in his favor but of no use. अब उसने पर्सनली भी अप्रोच किया है, बार बार उसको ये कोशिश की है, मुख्तलिफ लोगों को लेके गया कि वो अपने पार्ट की ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करे और ट्रांसफ़र कर देंगे. ठीक है, उसके बाद क्या है, that the defendant is bound to register a sale deed in favor of the plaintiff, but now he is delaying the matter and not ready to transfer the suit plot in favor of the plaintiff, hence this suit. That instead of execution of sale deed, defendant is extending threats of dispossession and of dire consequences to the plaintiff. अब उसकी एग्जीक्यूशन के बरक्स वो उसको थ्रेट दिला रहा है कि तो मैं तुम्हें इसे निकाल भी दूंगा और तुम्हें इसके बहुत ही सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे. दैट द प्लेंटिव टाइम एंड अगेन रिक्वेस्टेड द डिफेंडेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, बट ही अवॉइडेड द सेम ऑन द वन और द अदर प्रीटेक्स्ट, एंड नाउ ही इज अडेमेंट टू हियर द रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिव. अब वो उसकी रिक्वेस्ट सुनने को तैयार ही नहीं है. अडेमेंट मतलब अपनी जिद पे अड़ा हुआ है. हैंस दिस सूट, या फिर आप लिख दें हैंस दिस सूट इज इंस्टीट्यूटेड, कोई भी आप इधर लाइन लिख सकते हैं. दैट द कॉज ऑफ एक्शन फाइनली अक्रूड few days ago when the defendant refused to transfer the suit plot in favor of the plaintiff, which is still continuing. That the suit property is situated within the limits of this honorable court and this court has the jurisdiction to adjudicate upon the matter. अच्छा, मैंने आपसे पहले कहा था कि 4-5 जो पैराग्राफ्स होते हैं ना वो लाजमी कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से होते हैं. उसके बाद एक पैराग्राफ आता है जिसमें ये बताया जाता है कि इस अदालत के पास जुरिस्डिक्शन है कि वो इस केस को सुन सकती है, इख्तियार समात का हक हासिल है. ये लाइन आपने लाजमी लिखनी है. जितनी भी प्लेंट्स फाइल होंगी, कॉज ऑफ एक्शन के बाद जो पैराग्राफ सबसे पहले आएगा वो अदालत की कॉम्पिटेंसी के हवाले से होगा. उसके बाद कोर्ट फीस के हवाले से आएगा. डेट द वैल्यू ऑफ द सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फीस एंड जुरिस्डिक्शन इज फिक्स्ड एज रुपीज़. ये पिछले कोई प्लेन का यूज़ हुआ है. आप यहाँ पर सिर्फ अपनी तरफ से ना फर्जी अमाउंट लगा सकते हैं कोर्ट फीस की, लेकिन आपको ये पता है कि अमूमन जो 2-3 लाख से अबव जो होती है अमाउंट, तो उसमें 15,000 की कोर्ट फीस लगती है. तो आप यहाँ पर सीधा सिंपल 15,000 लिख सकते हैं. लाख से अबव होती है ना जो, ऑटोमेटिकली वो जो रेट चार्ज होता है 15,000 की टोटल लगती है. That the value of the suit for the purpose of court fee and jurisdiction is fixed as rupees 15,000 which is exempted. ये वाली लाइन आप काट दो. That the value of the suit for the purpose of court fee and jurisdiction is fixed as 15,000. The complaint. अच्छा, उसके बाद जब आपकी प्लेंट ख़त्म हो जाएगी कि पहले आपने कॉज ऑफ एक्शन बताया, उसके बाद कोर्ट की कॉम्पिटेंसी बताई, फिर कोर्ट फीस अटैच है प्लेंट के साथ, उसके बाद अगला स्टेप होता है प्रेयर का. इसमें अब आप जो चीज़ मांगना चाह रहे हैं वो आपने लिखना है
इन द सर्कमस्टांसेस इट इज़ देयर फॉर रिस्पेक्टली प्रिपेयर्ड। या तो ये लाइन लिख दो या फिर ये जो मैं अमूमन लिखती हूँ आप ये लिख सकते हो, कीपिंग इन व्यू द अबव pleaded facts, it is humbly prayed before your honor। ठीक है, मतलब आप इसमें से दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी वर्डिंग होगी कि ऊपर के हालातों वाक़यात के मुताबिक अब आप क्या चीज़ चाह रहे हो। प्रेड के बाद अब आप बताओगे कि आप चाह कह रहे हो। डेट अ डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिगार्डिंग द एग्रीमेंट डेटेड, डेट यहाँ पर कोई भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो। मे काइंडली बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिव एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अच्छा जी, प्रेयर करने के, अच्छा प्रेयर दो पैराग्राफ्स पे भी हो सकती है कि अगर आपके कोई फर्दर प्ली है। इट इज़ फर्दर प्रेयर that a decree for permanent injunction may graciously be passed in favor of the plaintiff and against the defendant, and defendant may also be ordered not to transfer the above said plot bearing हसरा नंबर जो भी उसकी मेजरमेंट है। पहले तो उसने कहा कि उसकी फेवर में डिक्री कर दिया जाए और साथ ये कहा गया कि इसकी पोजेशन ट्रांसफ़र ना की जाए। आगे तीसरा ये हर प्लेंट में लाजमी लिखते हैं वकील, एनी अदर रिलीफ विच दिस ऑनरेबल कोर्ट डीम जस्ट एंड प्रॉपर में प्लीज़ ऑल्सो बी ग्रांटेड। उसके बाद राइट साइड पे आपने प्लेंटिव लिखना है थ्रू कौंसल एडवोकेट की, यहाँ पर छोटी सी डिटेल लिख देना, जैसे ABC एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। वेरिफिकेशन नोट आएगा, वेरीफाइड आपने लिखना है, वेरीफाइड ऑन ओथ दैट द कंटेंट्स ऑफ द पैरा नंबर 1 to 13, ये जितने भी इसमें पैराग्राफ्स बन रहे हैं, आर ट्रू एंड करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड रेस्ट ऑफ द पैराज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू माई बिलीव, कि मेरे इल्म और यकीन के अतबार से जो कवायद बताए गए हैं वो दुरुस्त हैं। अच्छा, फिर आप प्लेंटिव का यहाँ पर लिखोगे तो 2 जगहों पर सिग्नेचर होता है। उसके बाद ये गाइड्स में नहीं करवाते लेकिन आपने ये लिखना लाजमी है। एक पेज बयान हल्फी का भी अटैच होता है, और अगर आपको फौरी तौर पर स्टे चाहिए तो आप इंजंक्शन की एप्लीकेशन भी लगा देते हो। ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, ये फिर दोबारा से रिपीट करके आपने ये लिख देनी है। इस दफ़ा आपको प्लेंटिव डिफेंडेंट की सारी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, A वर्सेस B से काम चल जाएगा। ठीक है, केस टाइटल दोबारा लिखोगे और जो एप्लीकेशन अटैच है वो इंजंक्शन के लिए जो आपने रुकवाना है, एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 रेड विद सेक्शन 151 और CPC। सेक्शन 151 ऑफ CPC सिविल कोड की इनहेरेंट पावर से मुतल्लिक है। तो जब भी आपने इंजंक्शन की एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है ना, तो अमूमन प्लेंट के साथ ये लाजमी तौर पर एप्लीकेशन लगी होती है। लेकिन अगर आपने कुछ स्टे नहीं करवाना, किसी चीज़ से प्रिवेंट नहीं करवाना, तो फिर इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती प्लेंट के साथ। ये जस्ट इजाफी मैं आपको बता रही हूँ कि चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपका सिर्फ ये क्वेश्चन ये है कि आपने प्लेंट ड्राफ्ट करनी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस विद परमानेंट इंजंक्शन की। ठीक है, अच्छा अब इसमें आप ये लिखें, रिस्पेक्टफुली शिवित दैट द प्लेंटिव हैज़ फाइल्ड द अबव कैप्शन सूट जिसके जो कि ज़ेरे बहस है। कैप्शन सूट इन दिस ऑनरेबल कोर्ट contents of which may be read as integral part of the application, जिसे आप इस एप्लीकेशन के लाजमी हिस्से के तौर पर पढ़ेंगे। ठीक है, that the plaintiff has prima facie strong case which is likely to be decided in his favor, कि ये बादी अल नज़र, ये सामने नज़र आ रहा है कि उसका स्ट्रॉन्ग केस है जो उसी के फेवर में डिसाइड हो जाएगा। that the balance of convenience lies in the favor of the plaintiff, मतलब ये एक तवाज़न की हालत नज़र आ रही है जो प्लेंटिव के हक़ में एग्जिस्ट कर रही है। आपको पता है ना कि जब आप इंजंक्शन की एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, प्राइमा फेशी केस बन रहा है कि नहीं, क्या उसकी फेवर में फ़ैसला हो सकता है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी देखा जाता है इंजंक्शन में। that if the stay order is not granted to the plaintiff suffer an irreparable loss, कि अगर उसे इंजंक्शन नहीं दिया गया तो प्लेंटिव को ना तलाफी नुकसान हो सकता है। that if the, ये स्टे आप काइंडली मत लिखना, ये आप सही कर लो, इंजंक्टिव, that if the injunctive order is not granted to the plaintiff suffer an irreparable loss। अच्छा, स्टे का लफ्ज़ हम ना अमूमन वकील ये कहते हैं स्टे मिल गया, लेकिन ये सही लफ्ज़ नहीं है। जब आप इंजंक्शन लेते हो तो उसके लिए इंजंक्टिव ऑर्डर लिया जाता है, क्योंकि प्रोसीडिंग स्टे होती हैं, प्रॉपर्टी स्टे नहीं होती। ठीक है,
इसलिए इंजंक्टिव अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए। देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इट इज मोस्ट हम्बली प्रेयर्ड दैट एड इंटरम इंजंक्शन, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है, may kindly be granted to the petitioner and against the respondent not to transfer the above said plot बेरिंग खसरा नंबर, उसकी छोटी सी डिटेल लिख देना प्रॉपर्टी की, सिचुएटेड एट एक्सेप्ट द प्लेंटिव इन एनी मैनर व्हाटसोएवर टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द मेन सूट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। फिर आपने इधर पटिशनर लिखना है, क्योंकि एप्लीकेशन जब फाइल की जाती है या तो एप्लीकांट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है या फिर पटिशन का लफ्ज़ आता है, तो वकील के थ्रू किया, इसलिए थ्रू एडवोकेट, थ्रू कौंसल, उसकी थोड़ी सी आपने डिटेल्स देनी है। अच्छा, उसके बाद एफिडेविट का पेज लाजमी तौर पर अटैच होता है प्लेंट के साथ, तो यह आप लिखोगे तो अच्छा ये इम्पैक्ट बनेगा। फिर ऊपर से आप दोबारा से ये, तो इधर तो कॉपी पेस्ट मैंने किया है कि छोटी सी डिटेल दे के केस का टाइटल लिख के आपने ये एप्लीकेशन साथ अटैच थी वो लिख के एफिडेविट की हेडिंग देनी है। फिर आप ये लफ्ज़ लिखोगे, रट लो, डेट आई डैश सन ऑफ या डॉटर ऑफ डैश रेजिडेंट ऑफ डैश डू हेयर बाय solemnly affirm and declared as under, मैं के हल्फन बयान करता हूँ या करती हूँ, that the contents of the accompanied application are true and correct to the best of our knowledge and belief and nothing has been concealed therein। ठीक है, उसके बाद डेपोनेंट के आपने इधर लिख देना। डेपोनेंट का मतलब होता है जो गवाही या शहादत देता है। वेरिफिकेशन का नोट फिर दोबारा से लिखेंगे, तो जैसे प्लेंट पे आपने लिखा था यहाँ पर आप डिटो कॉपी मार सकते हैं, फिर राइट्स पर आप डेपोनेंट लिखेंगे। ठीक है, हाँ जी। अब मुझे बताएं कि अब अगर